रेड्डी इंस्टीट्यूट योजना विश्लेषण के इस अंक में हम मार्च महीने के जो डिजिटल युग में कला और संस्कृति की योजना है उसका थर्ड और अंतिम पार्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे। और इसके तहत हम 3 इसमें जो लेख हैं जिन पे हमें चर्चा करनी है। पहला है जो थोड़ा सा फिलोसॉफिकल और ज़रूरी है, वो है कि उपचार और अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है कला। ठीक है, इसमें 2 लेखिका हैं जो कि विकलांग या मानसिक रूप से जो दिव्यांग बच्चे हैं, विकलांग तो नहीं कह सकते, जो मानसिक रूप से दिव्यांग या अन्य बच्चे हैं उनके, यानी जो ऑटिज्म या इस तरह की समस्या से ग्रसित हैं, उनके साथ वो काम करती हैं। उनमें से एक लेखिका तो इसी तरह की एक बच्चे की माँ है। जिस जो लेख है उस लेख में जो भी तस्वीर या पिक्चर लगी है वो उसी बच्चे की, 18 वर्षीय उसी बच्चे की सारी तस्वीर लगी हुई है। और वो बताती हैं कि कैसे कला के माध्यम से इन बच्चों को ये बच्चे या लोग जो अपनी भावनाएं नहीं अभिव्यक्त कर सकते हैं वो कैसे अभिव्यक्त कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसी बात का जो है उपचार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, दूसरे आर्टिकल में हम समझेंगे कि कैसे भारत में जो संग्रहालय हैं, कला संग्रहालय, वो क्या है, उनकी क्या भूमिका होती है, कौन कौन से कला संग्रहालय हैं, और कला संग्रहालयों में डिजिटल प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया या सामाजिक मीडिया का क्या उपयोग है। और लास्ट में एक छोटा सा है कि भारत की कलात्मक विकास का संरक्षण के लिए जो 2 प्रमुख कला संग्रहालय है उनमें कुछ संरक्षण की गतिविधियां चल रही है, उसको हम देखेंगे। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं उपचार और अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है कला। इस पूरे टॉपिक को अगर समझना हो तो आप लोग अगर मूवी देखे होंगे तारे जमी पे, आमिर खान जी और एक लड़का दरसिल कपूर जो था, वो दोनों का मेन एक्टिंग है, जिसमें वो लड़का को कुछ समस्या थी, कुछ ऐसी बीमारी थी जिसको उसके माँ बाप नहीं समझ पा रहे थे, और उसको जिद्दी समझ के और अंततः उसको जो है एक हॉस्टल में डाल दिया जाता है कि एक दंड स्वरूप वहाँ जाएगा तो सुधर जाएगा। लेकिन एक्चुअल में उस बच्चे की पीड़ा को कोई नहीं समझ पा रहा था, उसको समझा वहाँ का एक जो टेम्पररी आर्ट टीचर था, उसने समझा। और वो भी तब समझा जब उसने एक बच्चे द्वारा एक ड्राइंग बनाई गई थी कि जब उसमें पन्ने हट रहे थे तो वो दिख रहा था कि कैसे उसके परिवार से बच्चा धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। और फिर उसने जो है एक थेरेपी शुरू की, उसको उसके अंदर की जो क्षमता को कला के रूप में, आर्ट के रूप में निभाया, और फिर वो बच्चा जो है अपने उसको वो समझा, दुनिया भी समझा। तो ये वो जो फिल्म की कहानी है वही बातें इसमें कही गई है। और इसको लिखने वाली जो 2 लेखिकाएं हैं, एक इसी तरह के बच्चों पर वो काम करती हैं और एक तो इसी तरह की काम भी करती हैं, और वो खुद भी 18 साल के एक बच्चे की माँ है, जिसमें जो इस तस्वीर में नहीं, जो योजना वाले उस लेख में जितनी भी तस्वीर लगी है वो सब उस बच्चे द्वारा ड्रा की गई है। ठीक है, तो इसमें जो हम समझने की कोशिश करते हैं कि परिचय के रूप में, तो देखिए जो हमने बताया कि कला क्या होता है, आप तक जो भी जानते होंगे कि जो हमारी भावनाएं होती हैं, जो हमारे विचार होते हैं, उसको हम इंद्रियों के जरिए जो व्यक्त करते हैं उसी को कला कहते हैं। चाहे दृश्य रूप में, चाहे जो है दृश्य कला, चाहे अदृश्य कला, उसमें जो है हम इंद्रियों के रूप में जो व्यक्त करते हैं वही कला के रूप में हमारे सामने होती है। यानी कला जो है क्या है, आत्म अभिव्यक्ति का माध्यम है, लोगों को अपने आप को व्यक्त करने का माध्यम है। कला के द्वारा अगर खुली छूट दी जाए तो जो व्यक्ति कुछ भी नहीं व्यक्त कर पाता है वो भी व्यक्त कर सकता है, ऐसा मानना है मनोविश्लेषकों द्वारा। और कला के इसी गुण का, यानी देखा जाए कला आत्म विकास का प्रभावी और सशक्त साधन है, कला के इसी गुण का जो है कला का रोग निवारक और उपचारात्मक प्रभाव भी देखा जा सकता है, क्योंकि उसके तहत वो लोग भी अपने को अभिव्यक्त कर सकते हैं जो सामान्य प्रक्रिया से, भाषा, बाणी, अन्य तरीके से खुद को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, अपनी समस्याओं को नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी समस्याएं दूसरे तरह की रहती है और सामान्य व्यक्ति उनको समझ भी नहीं पाता है। ठीक है, और ऐसे में इन बच्चों की समस्याओं के कला के माध्यम से कैसे समाधान किया जा सकता है वो भी है। और दिव्यांग या विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए कला का महत्व, क्योंकि ये उनकी चीजों को समझता है और उसको तहत उनको न केवल समझता है, उनको बाहर आने का मौका देता है। और बाहर जैसे जैसे बाहर आता है, जैसे उस फिल्म में देखिए तारे ज़मीं में, जैसे जैसे उस बच्चा पेंटिंग बनाता है उसमें तारीफ होने लगती है, उसका विश्वास जगता है,
और वो बच्चा फिर काफी आगे अपने आप को विकसित कर पाता है और एक सामान्य बच्चों की तरह ही वो रहता है, क्योंकि उसकी समस्याओं को उसको व्यक्त करने का माध्यम मिल गया और लोग समझ पाए कि इसकी समस्या क्या है। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं परिचय में। तो देखिए, कला के बारे में जो भी परंपरा से चली आ रही परिभाषाएं हैं वो यही है। आर्ट क्या है? अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने विचारों को इंद्रियों के माध्यम से व्यक्त करने की क्या है, एक कला है, एक तरीका है। और कहीं ना कहीं कला में आध्यात्मिक पहलू भी होता है, आत्मा का भी पहलू होता है। ये अपनी आत्मा से सामने वाले के आत्मा तक पहुंच बनाई जाती है, जैसा कि भरत मुनि ने भी किया है। पिकासो जो प्रमुख कलाकार था, उसने कहा था कला जो है आत्मा की मैल को साफ करने का तरीका है। तो ये सारी पहलू कला की रही हैं। और ऐसे में भाषा और संगीत की भांति ही कला भी मानव को मिली ऐसी ईश्वरी कहे या प्राकृतिक देन है जो उसे पशुओं की तुलना में श्रेष्ठ बनाती है। पशु कला नहीं बना पाता है, मनुष्य बनाता है। और यही भाषा और संगीत, यानी भाषा की तरह ही कला का भी अपना माध्यम है, किसको? अपनी भावनाओं को व्यक्त करना। कला मानव मस्तिष्क और मनुष्य की सोच को कुछ इस प्रकार प्रभावित करती है जिससे ज्ञान अथवा शिक्षा के माध्यम से सही सही समझ पाना सहज नहीं हो पाता है। यानी कि ये वो अभिव्यक्ति हो जाती है, वो मूल अभिव्यक्ति हो जाती है जिसे ज्ञान और शिक्षा के द्वारा भी नहीं अभिव्यक्त किया जा सकता है, उसे भी कला के द्वारा आप अभिव्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, परंतु कला के माध्यम से हम मानव स्वयं अपने बारे में बहुत गहराई से जान समझ भी पाते हैं तथा अन्य लोगों के साथ सामंजस्य और एकात्मकता भी स्थापित करने में सफल हो जाते हैं। यहाँ कला का मतलब इनमें ड्राइंग आर्ट है, आर्ट ड्राइंग है, और उसको आर्ट थेरेपी भी कहा जाता है, जिसके बारे में ये सारी चर्चा और तारे जमी मूवी के ऊपर जो मैं उदाहरण दे रहा हूँ वो मूवी देखिएगा। वो पूरी मूवी इसी लेख में जो बातें कही गई हैं या आप लोगों ने देखी होगी, या जब ये लेख पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये सेम सारी बातें वो कह रहा है, बस उदाहरण वहाँ पे एक विजुअल, ऑडियो विजुअल उदाहरण है जो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए, कला आत्म विकास का प्रभावी और सशक्त साधन कैसे है? तो मनोविश्लेषक मानते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, कला आत्म विकास या हृदय परिवर्तन का प्रभावी और सशक्त साधन है जिससे व्यक्ति समूची मानवता के लिए उपयोगी भूमिका निभाने के योग्य बन जाता है। क्योंकि व्यक्ति अपने आप को अन्य माध्यमों से नहीं व्यक्त कर पाता है, कला के माध्यम से वह भी अपने आप को व्यक्त करने में सक्षम हो जाता है। कई ऐसे उदाहरण हुए जिनका पूरा शरीर लकवा मान गया, लेकिन ब्रेन चल रहा था, उन्होंने और जो सपोर्टिंग सिस्टम से उन्होंने कई सारी कलात्मक जो है रचनाएं की है। तो वही है कि कला जो है वो आत्म विकास और हृदय परिवर्तन का साधन है, ये बातें इसमें बताई गई है। दार्शनिक रूप से देखें तो कला सदैव वास्तविकता और जो समस्या रहती है उसको अभिव्यक्त करता है। कला के माध्यम से जो कलाकार होता है, चाहे किसी भी तरह की कलाकार, उसने हमेशा किसी न किसी जो समस्याएं होती हैं उसको अभिव्यक्त करने की कोशिश करती है। सौंदर्य को भी करती है, लेकिन उसमें ज्यादातर जो कलाएं होती है जो वास्तविकता के करीब होती है और जो वास्तविक में जो समस्याएं जो आदमी कह नहीं पाता है, कई बार वह कला के माध्यम से आ जाती है। जैसे उसी तारे मूवी जमी में बच्चा नहीं कह पा रहा था उसकी समस्या क्या है, लेकिन उस ड्राइंग से जरिए उसने दिखाया कि कैसे वो अपने माँ बाप से धीरे धीरे दूर, पहले उसके मम्मी पापा और वो और उसका बड़ा भाई था, फिर धीरे धीरे उसका बड़ा भाई रहता गया और वो घर से दूर होता चला गया। और ये बातें कला ही उसको माध्यम दी जिससे वो व्यक्त कर पाया। ठीक है, कला वास्तविकता का या आदर्श मॉडल प्रस्तुत करती है, कई बार यह वास्तविकता की आलोचक या विरोधी भी बन जाती है। ऐसे में देखिए, कलाकार जो भी रचनाकार होता है अक्सर उसको व्यवस्था के विरोध में खड़ा आप देखेंगे, कुछ एक उदाहरणों को छोड़ दिया जाए तो ये भी सारी चीजें इसमें होती है। यानी कि कला क्या होता है, उसमें दार्शनिक रूप से अपने आत्मा को अभिव्यक्त करता है, वह चीज भी अभिव्यक्त कर देता है जो कि सामान्य नहीं कर सकते हैं, अर्थात उस वास्तविकता में अगर कोई कमियां हैं वह भी उसको अभिव्यक्त करने में सक्षम हो जाता है। ये जो कला का गुण है, ये गुण है कला का ये गुण है, इसका प्रयोग करके मनोवैज्ञानिक या जो कला उपचार के रूप में भी करते हैं। जैसे मनोरंजन के लिए कला तो सभी के माध्यम बनाया जा रहा है और मानव गुफाओं में रहता था, तब भी इसको चलता था, लेकिन कला का जो गुण है वह
मुक्त अभिव्यक्ति या मन की उलझन को भी क्या करता है, मनोवैज्ञानिकों की सर्वाधिक मान्यता है कि उसके अनुसार ये प्रचार करता है। जैसे आज इसमें क्या किया जाता है कि जो भी जैसे कोई व्यक्ति किसी को कुछ नहीं कह पाता तो उसको पेंटिंग ड्राइंग दे दी जाती है कि आप कोई भी ब्रश चुन लो, कैसे भी करके कुछ न कुछ बनाओ, जिससे आप, और बनाने के दौरान सोच समझ के नहीं, जो भी दिल में आया वो कागज पे उतार दो, और उसके जरिए व्यक्ति अपने अंदर छुपी हुई, जिसको कई बार व्यक्ति भी नहीं जान पाता है, स्वयं व्यक्ति भी नहीं जान पाता है, उसको भी वो उकेर देता है, जिसके तहत अगर कला उस चित्र को जानकार है, समझने वाला व्यक्ति है, तो वो समझ पाता है कि इसके मन में क्या चल रहा है, क्या इसकी समस्या है, क्या इसकी चुनौतियां हैं। और जैसे ही मन की समस्या चुनौतियां आ जाती है, उसके बाद उसको जैसे उसका गुबार निकल जाता है, फिर वो धीरे 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 अपने आप को व्यक्त करते जाता है, और अंततः जो है उसकी जो मानसिक अवसाद है वो दूर होने लगती है, और वो उसको खुद भी समझ में आने लगता है कि वह खुद भी अपने इमोशंस का नियंत्रक है, वह भी अपने इमोशंस को व्यक्त कर पा रहा है, अपने इमोशंस को समझा पा रहा है। ठीक है, इसको एक उदाहरण की बात एक कहेंगे तो देखिए, एक इसमें एक उदाहरण है कि देखिए, जो इसमें कला में चिकित्सक होता क्या, करते क्या है कि एक सेशन में यह समझने का प्रयास करते हैं कि तनाव या कष्ट का मूल कारण क्या है। फिर चिकित्सक रोगी को ऐसी कला के सृजन की प्रेरणा देते हैं जिसमें उसकी समस्या कारण स्पष्ट हो सके। यह एकदम स्वस्फूर्त और मुक्त रूप से की गई कृति होनी चाहिए, जिसमें किसी भी वर्ग विशेष को लक्ष्य न किया गया, यानी स्वतः से जो मन में आए, वही कहना कि जो मन में आए। कई बार उसको बोला जाता है जो आए उल्टी कर दो, यानी जो मन में आए वो जो है कैनवास पे कर दो, उसके बाद देखा जाता है कि उसके तहत व्यक्ति की भावनाएं उसमें अभिव्यक्त होती है। इसको जैसे इसी में है कि बच्चों की समस्या कला के माध्यम से, जैसे कई बच्चे, ये तो इंसान के लिए भी है लेकिन बच्चों के लिए और होती है, क्योंकि कई बच्चे अपनी समस्याएं बोलकर बता नहीं पाते हैं, वो भी ड्राइंग, पेंटिंग आदि के माध्यम से कलात्मक तरीके से अच्छी तरह से अपनी बात बता देते हैं। बच्चे के इस कला अभिव्यक्त की मदद से उसकी भावनाओं को और सोच को बेहतर ढंग से आसानी से समझा सकता है या समझा जाता है। ठीक है, तो अब ऐसा है कि उल्लेखनीय है कि कष्ट और तनाव झेलने वाला बच्चा रंगों के जरिए अपने कष्ट और तनाव को ज्यादा बेहतर तरीके से वो व्यक्त ऐसा कर पाता है जैसा कि उसके आसपास वाले कभी नहीं समझ सकते। इसको एक उदाहरण से इसमें कहा गया है कि एक किंडरगार्टन की केजी की एक बच्ची रहती है और उसको पढ़ती है, उसको उसके गार्जियन मतलब फिल्म मूवी आदि दिखाने ले जाते थे। वहाँ पे एक कला का जो प्रेमी आया, कला का टीचर आया, उसने उसको कहा कि ड्राइंग बनाओ, और उसने कला क्या बनाया, आगे के करके 3 कला और भूरा रंग का बना दिया, धूसर रंग का, गेरे रंग का। और जब उससे पूछा गया तो उस पर लिखा था कि थिएटर में, यानी जो मूवी हॉल में पिक्चर को देखना। अब सोचिए, उससे उसने समझ लिया कि इस बच्ची को अपने आगे वाली सीट के आगे सब धुंधला दिखाई देता है, और ये जब भी मूवी देखने जाती थी 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे की मूवी में, इसको सिर्फ वो धुंधला धुंधला ही दिखता था। गार्जियन को लग रहा है कि वो बच्ची को लाए हैं, मौज मतलब इंजॉयमेंट हो रहा है, उसका सब कुछ हो रहा है, जबकि बच्ची उसके अपनी आगे वाली सीट के आगे को देख भी नहीं पा रही थी। और ये समस्या, चूंकि केजी की बच्चे, किंडरगार्टन 3 साल 4 साल, वो अपने आप को व्यक्त भी नहीं कर पा रही थी, लेकिन वो, और उसके घर वाले भी नहीं समझ पा रहे होंगे, तो नहीं समझ पा रहे होंगे तो क्या करेगा, वो अपनी चीजों को उसको जिद्दी समझेगा। जैसे कि आप तारे जमीन मूवी देखिए, उस बच्चे को अंतर नहीं समझ पता था, वो स्पीड गति ये समस्या से ग्रसित था, और उसके माँ बाप समझते थे कि ये जिद्दी है, इसको राइटिंग नहीं आती है, ये खेल नहीं पाता है, ये लड़ाकू है। जब बच्चे की भावनाएं नहीं समझेंगे तो आदमी क्या करेगा, अब बार बार उसको दोषी ठहरा जाएगा, जबकि उसकी गलती नहीं है। तो वो क्या होगा, एग्रेशन में उसको कहेगा कि हाँ मैंने ये गलती की है, और अपनी जिद के आवरण में अपनी कमियों को छुपा लेगा। लेकिन इस उदाहरण में पता चलता है कि उस पेंटिंग ने अध्यापक को जानकारी जानने को कहा कि इस बच्ची की समस्या क्या है। फिर उस बच्ची की समस्या को जाना गया, उसका इलाज हुआ, और अंततः वो चीजें क्या हुई, उसकी दूर हुई। तो ये बात बताती है कि चाहे दिव्यांग हो, चाहे विशेष जरूरत वाले जो बच्चे हों, लोग हों, उनकी भी जो समस्याएं जो बेचारे व्यक्त नहीं कर पाते हैं, और ऐसी समस्याएं जो माँ बाप भाई बहन नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि माँ बाप भाई बहन उस स्थिति में नहीं थे। जैसे उस लड़की को देखिए, दिखने की दिक्कत थी,
सामान्य लोगों को लगता होगा क्या वो तो मूवी देख रहे हैं, जबकि उसको दिखाई ही नहीं दे रहा था थोड़ी सी दूर से आगे। तो वो समस्याएं लोग नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन वो समस्या कला के माध्यम से लोगों को समझ में आ गई। यही बात इसमें कहा गया है। यानी दिव्यांगता वाले बच्चे को भी संचार यानी अपनी बात समझाने और सामने लाने की बात की समझने की संकट की जो इस परिस्थिति से गुजरना पड़ता है, उसमें ये कला क्या करेगी, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसकी साधारण वजह यही है कि दुनिया बारे में उनका अनुभव इतना अलग तरह का होता है कि लोग उन्हें नहीं समझ सकते हैं, उसको वो स्वतः ही व्यक्त कर सकते हैं। और इस आधार पे देखिए कुल मिला के चिकित्सा और जो स्रोत है उसमें कला के लाभ, तो कला क्या करता है, बच्चे के अभिव्यक्ति में सहायक होता है कि बच्चा चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे नॉर्मल हो, या कोई भी व्यक्ति, आप बहुत गुमसुम हो, उदास हो, अगर आपको पेंटिंग दे दिया जाए और ये कह दिया जाए कि आप खुल के उसमें जो मर्जी आए बिना डरे, क्योंकि बड़े हो जाते हैं ना तो हम थोड़ा डरने लगते हैं कि कैसी पिक्चर, उसमें ये ध्यान न दो कि ये बहुत सुंदर आकृति है या क्या है, आप जो मर्जी आए वो बना दो और उसके तहत आप अपने आप को व्यक्त मत दिखाओ, बना के देखो। फिर धीरे 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 देखोगे कि आपके गुबार जो है, आपकी भावनाएं जो है उसमें से निकल जाती है और धीरे धीरे चीजें क्या हो जाती है, क्लियर होने लगती है खुद को भी। और बच्चे और दिव्यांग रहते हैं तो जो उनके जो कह सकते हो कि जो गाइड होते हैं या जो प्रक्षेपक जो जांच करता होते हैं, उनको ये चीजें समझ में आ जाती है। साथ ही में इससे बच्चे में विश्वास जमता है और खुद पर नियंत्रण प्राप्त करना शुरू हो जाता है। और फिर ये सब होता है तो क्या होता है, बच्चे में बौद्धिक निपुणता आने लगती है और उसकी ग्राह्य करने की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे बच्चे में सृजनात्मक क्षमता का विकास होता है। ये सारी चीजें ही आप जाके देखेंगे तारे ज़मीं मूवी पर, उसमें सेम की सेम यही थेरेपी, इसी कहानी को उस पूरे फिल्म में फिल्माया गया है। मेरी आप लोगों से जो भी क्लास देख रहे हैं एक बार जाके जरूर देखेंगे, तो ये पूरी चीजें आपको लाइव दिमाग में बन जाएगी, फिर ये कभी हटेगी नहीं। या जिन्होंने देखा होगा इस आर्टिकल को पढ़ते सुनते ही अपने आप चीजें समझ में आ जाएगी कि कला कैसे अभिव्यक्ति और उपचार का बेहतर साधन है। ठीक है, चलिए अगला आर्टिकल हम लोग देखते हैं। वह है कि कला संग्रहालयों पर डिजिटल प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया का प्रभाव। देखिए आर्ट गैलरी जो होती है ना, वो विभिन्न तरह की जो हमारे समाज की धरोहर होती है, कला की, संस्कृति की, दृश्य फॉर्म जो है दृश्य फॉर्म की खास तौर से, उसको संजोए रखने का, उसको संरक्षित रखने का, उसको मूल रूप में रखने का काम करती है। क्यों जरूरत है, क्योंकि देखिए अभी कहा ना कला अभिव्यक्ति का साधन है। तो जो हमारे पहले की पीढ़ी जो अब जिसने जो कला किया है उसके तहत उसकी भावनाएं, उसके विचार को हम अपने तक समझ सकते हैं। साथ ही साथ कलाएं सांस्कृतिक विविधता और सांस्कृतिक पहचानों को भी आगे बढ़ाती, खास तौर से लोक कलाएं। ऐसे में ये संग्रहालय को में जो संग्रहित होती चीजें हैं वह न केवल हम अपने ऐतिहासिक पीढ़ी के, वो इतिहास के उसके समझ को, उसके विचारों को जानने, बल्कि उसके सांस्कृतिक जो धरोहर है उसको भी आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और उसमें कहीं न कहीं डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रयोग और संग्रहालय में सोशल मीडिया का प्रयोग महत्वपूर्ण होता जा रहा है। ठीक है, तो इसमें ज्यादातर तथ्यात्मक ही है, लेकिन पहले समझते हैं। देखिए संग्रहालय क्या है, एक शक्तिशाली स्थान है जो जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग इसे समझने और इसके बारे में खुद को जानकर कार्य करने के लिए एक क्यूरेटेड संग्रह को देखने आते हैं। संग्रहालयों में कला संग्रहालय विशेष संग्रहालय है जो दुनिया भर या विशिष्ट क्षेत्रों में कला एकत्र करते हैं, संरक्षित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, और दुनिया भर में कई देशों में कला संग्रहालय मौजूद है। ठीक है, इनकी अगर जो है भूमिका देखें तो कला संग्रहालय एक सार्वजनिक या निजी स्थान भी हो सकता है जो जनता की शिक्षा, आनंद और कला के कार्यों को एकत्रित, संरक्षित, प्रदर्शित और व्याख्या करने में होता है। इन स्थानों में आमतौर पर पेंटिंग, मूर्तियां, फर्नीचर, चित्र, प्रिंट, तस्वीरें, कपड़ा, चीनी मिट्टी की चीजें और सजावटी कला सहित विविध प्रकार की कलात्मक वस्तुएं उपस्थित होती हैं। ठीक है, अगर देखा जाए भारत में कला संग्रहालय तो इसमें कुछ उदाहरण हैं कि कौन कौन से प्रमुख है। जैसे राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, ये भारत के सबसे बड़े संग्रहालयों में से एक है,
जिसमें भारतीय इतिहास के विभिन्न कालखंडों की कलाकृतियां और पुरावशेष का विशाल है। इसमें मूर्तिकला, पेंटिंग, सजावटी कला, सिक्के, पांडुलिपियां का संग्रह है। इसी तरह से अगला जो है वह है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली, या आधुनिक कला का जो है राष्ट्रीय गैलरी, वो 1954 में स्थापित हुआ था। और यह जो है आधुनिक और समकालीन भारतीय कला को प्रदर्शित करता है। इसमें प्रसिद्ध भारतीय कलाकारों द्वारा चित्रों, मूर्तियों और अन्य कलाकृतियों का एक व्यापक संग्रह है। सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद, यह इस समय एक स्वायत्त संस्था के रूप में, एक राष्ट्रीय संग्रहालय के रूप में है, लेकिन इसकी स्थापना एक निजी संग्रहालय के रूप में की गई थी। और यह मूसी, हैदराबाद में मूसी नदी के तट पर स्थित है और प्राचीन वस्तुओं का दुनिया के सबसे बड़े निजी संग्रहों में से एक है। इसमें विभिन्न संस्कृतियों, सभ्यताओं, पेंटिंग, मुस्त्रियों, चीनी मिट्टी की चीजें और फर्नीचर शामिल है। इसी तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय मुंबई, जिसका पहले नाम था प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय के रूप में जाना जाता है, और यह भारतीय इतिहास के विभिन्न कालखंडों से ये सारी चीजें जुड़ी हुई है। अगला जो है भारतीय संग्रहालय कोलकाता, यह 1814 में स्थापित है। भारतीय संग्रहालय भारत का सबसे पुराना और बड़ा संग्रहालय है, भारतीय संग्रहालय कोलकाता। इसमें कला और कलाकृतियों का एक विशाल संग्रह है, जिसमें मूर्तियां, पेंटिंग, सिक्के, पुरातात्विक खोज शामिल है, जो भारत और एशियाई देशों की सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी इसको देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। सरकारी संग्रहालय और आर्ट और गैलरी चंडीगढ़, इसमें जो है गांधार मूर्ति कला, गांधार शैली है इस संग्रहालय में, गांधार की मूर्तियों की है, लघु चित्र है, समकालीन भारतीय कला है, और इसमें सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृतियों का भी एक महत्वपूर्ण संग्रह शामिल है इसमें। ठीक है, चलिए देखते हैं कि डिजिटल प्रौद्योगिकी का, अच्छा, जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई, ये 1952 में स्थापित जहांगीर आर्ट मुंबई है, इसको भी देख लीजिएगा, उदाहरण है। कला संग्रहालयों में डिजिटलीकरण का उपयोग। कला संग्रहालय में डिजिटलीकरण कैसे किया जा सकता है? तो देखिए, जो चीजें डिजिटल माध्यम में संरक्षित की जा सकती हैं, डिजिटल माध्यम में कन्वर्ट की जा सकती है, उनको उनके मूल रूप के साथ साथ डिजिटलीकरण भी कर दिया जा सकता है, किया जाता है, ताकि अगर कभी कोई दिक्कत आए तो वो डिजिटल फॉर्म में संरक्षित रहे। ठीक है, इसमें क्या क्या किया जाता है? इसमें कलाकृतियों का डिजिटलीकरण करना होता है, आभासी प्रदर्शनियां बनाना होता है, शिक्षा और आउटरीच के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जो है उपयोग करना आदि इसमें शामिल होता है। इससे जो फायदा होता है उसमें देखिए, डिजिटलीकरण संग्रहालयों को नाजुक वस्तुओं के संरक्षित करने, वैश्विक दर्शकों तक पहुंच और गहन अनुभवों के लिए नई प्रौद्योगिकियों के साथ जोड़ने की अनुमति देता है। लेकिन कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि फंडिंग की, कॉपीराइट मुद्दे की, डिजिटल संरक्षण सुनिश्चित करने जैसी चुनौतियां इसमें सामने आती हैं, जिसके लिए डिजिटलीकरण करने का प्रयास कहा जाता है कि सोच समझ के करना चाहिए। इसी तरह से एक और डिजिटलीकरण का, डिजिटल युग में एक और महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है वो सोशल मीडिया। तो जो संग्रहालय और सोशल मीडिया की भूमिका है, तो जो सोशल मीडिया होती है वो संग्रहालयों के प्रचार प्रसार का एक बेहतर माध्यम देती है। वो एक वर्चुअल कह सकते हो कि एक स्पेस प्रदान करती है, जहां संग्रहालयों के पर विभिन्न सारे जो है विचारक लोग आपस में जुड़ के चर्चा कर सकते हैं। इसमें जो है देखिए, सोशल मीडिया संग्रहालयों को व्यापक दर्शकों तक पहुंचने की अनुमति देता है, जिसमें युवा पीढ़ी, अपने भौगोलिक क्षेत्र से बाहर के लोगों, और वे लोग भी शामिल हैं जो आमतौर पर संग्रहालय में जाने पर विचार नहीं करते हैं, वह भी सोशल मीडिया के द्वारा जो है क्या इससे जुड़ सकते हैं। और इस तरह से देखा जाए तो सोशल मीडिया जो है संग्रहालय में भूमिका अदा करती है। ठीक है, इसमें इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म संग्रहालयों को कहानियां, पर्दे के पीछे की झलकियां और ये सब चीजें साझा करने का अनुभव देती हैं। संग्रहालय सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन समुदाय बना सकते हैं, बातचीत को बढ़ावा दे सकते हैं, फीडबैक को प्रोत्साहित कर सकते हैं और आगंतुकों के बीच अपनेपन की भावना पैदा कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो है संग्रहालय सोशल मीडिया के जरिए कर सकते हैं। तो निष्कर्ष में क्या है कि कला संग्रहालय सांस्कृतिक केंद्र और हॉट स्पॉट होते हैं, जहां पे विभिन्न तरह के प्रदर्शन या आगंतुक आते हैं। ऐसे में ये सांस्कृतिक विरासत को सुनिश्चित करने, रचनात्मकता को बढ़ावा देने, नए विचारों को पोषण करने और विविध समुदायों के बीच संवाद और समाज को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी इसमें देखा जाए तो ये बताया गया है कि जो है संग्रहालय सांस्कृतिक विरासत को बचाने के रखने में क्या क्या भूमिका अदा करते हैं।
ठीक है, ये दो मेन टॉपिक है। एक जो इसका तीसरा टॉपिक है वह है भारत की कलात्मक विरासत का संरक्षण। इसमें एक पेज का आपके जो लास्ट पेज पे है, सेकंड लास्ट जो कवर पेज पे, उसमें यह है कि भारत के दो प्रमुख संग्रहालयों के बारे में बताया गया है और उसमें बताया गया है कि उसमें संरक्षण के लिए क्या किया गया, जिसमें राष्ट्रीय संग्रहालय जो नई दिल्ली है, ये भारतीय बहुमुखी विरासत का संरक्षक है इसके, और राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी जो समकालीन कलात्मक विरासत का संरक्षण है, इसको संरक्षण को लेकर क्या किया जा रहा है उसमें देखिए। तो जैसे राष्ट्रीय संग्रहालय है, यह भारत के 1000 वर्षों से अधिक के कला और कलाकृतियों के इतिहास संबंधी भंडारण के रूप में जाना जाता है। इसमें मूर्तियां हैं, चित्र है, पांडुलिपियां हैं, सिक्के हैं, हथियार है और वस्त्रों सहित 2,10,000 से अधिक वस्तुओं के संग्रह के साथ साथ यह भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षक के रूप में भी काम करता है। अब जब इतना महत्वपूर्ण ये है तो निश्चित रूप से इसके जीर्णोद्धार और इसके देखभाल के लिए भी पहल की जानी चाहिए। तो संरक्षण विभाग इसके लिए विभिन्न तरह के पहल किया है, ये आप इसको देख लीजिएगा इसमें। और इसी संग्रहालय में स्थित 1950 में स्थापित संग्रहालय के साथ स्थापित संरक्षण प्रयोगशाला सावधानी पूर्वक पुनरुद्धार प्रयासों के माध्यम से इन खजानों यानी जो भी हमारी सांस्कृतिक खजाने हैं उनको संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी तरह की एक संस्था और है, संग्रहालय जो और है वह है राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी, नेशनल जो है गैलरी ऑन मॉडर्न आर्ट, जो कि नई दिल्ली स्थित है। इसमें भी आधुनिक भारतीय कला को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के समर्पण में 1954 में स्थापित है। और यह राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी भारत की समकालीन कलात्मक विरासत का एक सतर्क प्रबंधक के रूप में खड़ा है। यहाँ पे क्या होता है, संरक्षण के रूप में देखा जाए तो एनजीए की प्रमुख गैलरियों को जलवायु परिस्थितियों के कारण, यानी वो उसमें जिस जलवायु पर रहना चाहिए वातानुकूलित रहती है, पूरे वर्ष एक केंद्रीय वातानुकूलन के साथ रहती है। और इसके पुनर्स्थापना यानी नाजुक कलाकृतियों को संरक्षण के लिए जो आवश्यक स्थिर वातावरण प्रदान किया जाता है वो भी इसे दिया जाता है। और पुनर्स्थापना से पहले और बाद की कलाकृतियों का दस्तावेजीकरण करने वाली तस्वीरें, प्रक्रिया और विभिन्न चरणों को प्रदर्शित करती हैं ताकि इन पर आगे शोध किया जा सके, उस पर कह सकते हो लोगों तक पहुंच बनाई जा सके और ये सारी चीजें सावधानी पूर्वक किया जा सके ताकि जो हमारी अमूल्य धरोहर कलाकृतियां हैं उनको नुकसान न पहुंचा जा सके। तो ये पूरा इस बार के पिछले महीने के मार्च माह की जो योजना है उसकी उस सारी जो है कंप्लीट तीनों पार्ट था। इसको पढ़िएगा, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। बाकी कोई भी प्रश्न रहे तो आप कमेंट में पूछ सकिएगा। ठीक है, चलिए, नमस्कार।